मान लो एक एरे है, एक एरे फिर से बना लिए, एरे यहां पर आई, यहां पर जे, फ्रॉम आई टू जे एक एरे बना लिए, ठीक। अब नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो लिख भी सकते हैं, तो लिख रहे हैं कैसे? बाइनरी सर्च ए आई जे और एक्स एलिमेंट को सर्च करना है, यही करना है ना। अब यहां पर एक लूप लगाएंगे, एक व्हाइल लूप लगाते हैं, क्या बोलेंगे? आई नॉट इक्वल टू जे। क्या किए? व्हाइल लूप लगाए हैं, जब तक आई और जे इक्वल ना हो जाए, नॉट इक्वल टू जे। अगर नॉट इक्वल टू जे है, व्हाइल का कंडीशन क्या है? अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू रहेगा तो व्हाइल के अंदर में जो भी कोड होगा वो रिपीट करते जाएगा, जब तक ये कंडीशन यहां पर फॉल्स ना बन जाए। अगर फॉल्स होगा व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो व्हाइल के कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इसे कंडीशन में क्या करेंगे? मिड, पहले तो स्मॉल फाइंड आउट कर ही लेंगे। स्मॉल के लिए कोड होगा, मान लो इसमें स्मॉल फाइंड आउट करने के लिए एक बार देख लेंगे। स्मॉल के लिए मान लो लिख लेते हैं यहां पर इफ आई इक्वल टू जे, देन फिर से वही कंपेयर करेंगे, सिंपल इफ ए ऑफ आई इक्वल टू एक्स, रिटर्न आई इल्स रिटर्न -1। ये किसके लिए है? ये स्मॉल प्रॉब्लम के लिए है। यहां से यहां तक क्या हो गया? यहां से यहां तक हो गया, स्मॉल प्रॉब्लम के लिए हो गया। अब अगर स्मॉल नहीं है तब क्या करेंगे? स्मॉल नहीं है तो हम लोग आएंगे इल्स पार्ट में। इल्स पार्ट में क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इल्स पार्ट में लिखेंगे क्या? स्मॉल नहीं है ना, अब क्या करेंगे? मिड इक्वल टू, या फिर मिड बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं, एक लूप लगा लेते हैं। क्या पता है कि आई और जे इक्वल नहीं है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग एक लूप लिख लेते हैं, व्हाइल आई नॉट इक्वल टू जे, व्हाइल आई नॉट इक्वल, जब तक आई और जे इक्वल ना हो जाए तब तक ये काम करना है। क्या काम करना है? इसके नीचे लिखते हैं, क्या करेंगे? मिड फाइंड आउट करेंगे, मिड आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोर वैल्यू। मिड फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए ऑफ मिड है तो रिटर्न मिड कर दिए। अगर x इक्वल टू ए ऑफ मिड है, वही काम कर रहे हैं। x इक्वल टू रिटर्न, अगर ए ऑफ मिड है तो रिटर्न मिड कर दिए, मिड के वैल्यू को रिटर्न कर दिए। अगर नहीं है, यहां इफ करते हैं, अगर ये नहीं है तो इल्स पार्ट में क्या करेंगे? x लेस देन ए ऑफ, अगर x लेस देन ए ऑफ मिड है, अगर समझ रहे हो बात को, अगर x जो वैल्यू है जिसको सर्च करने जा रहे हैं वो ए ऑफ मिड में जो एलिमेंट है उससे अगर छोटा है तो क्या करते थे हम लोग? पहले लेफ्ट साइड में आते थे। मिड का मान लो कहीं पोजीशन है, यहां पर मिड का पोजीशन है, मिड में एलिमेंट नहीं मिला है और मिड से छोटा है, मतलब कि लेफ्ट में आएंगे तो क्या करेंगे? यहां पर j इक्वल टू मिड -1, j इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। अगर इफ x इक्वल टू ए ऑफ मिड है तो रिटर्न मिड कर दिए, मिड को रिटर्न कर दिए। अगर नहीं है और उसके बाद में फिर से एक इफ लगाते हैं, इफ x लेस देन ए ऑफ मिड अगर है तब क्या करेंगे? j इक्वल टू, यहां पर ही लिख लेते हैं, यहां पर ही लिख लो, j इक्वल टू मिड -1, j इक्वल टू मिड -1। j इक्वल टू मिड -1 कब करना है?
जब x लेस देन a ऑफ मिड है, मिड का जो एलिमेंट है उससे x मेरा छोटा है, मतलब कि j को क्या किए हैं, मिड के पहले ले आए, इस j को ही उठाकर j वेरिएबल को यहां पॉइंट कर दिए। अब i यहां है, j यहां है, while लूप क्या करेगा, फिर से i नॉट इक्वल टू j जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक दोनों को यही काम करते रहेगा बार बार। अगर मान लो 21 केस में था, x लेस देन a ऑफ मिड है, अगर मिड एलिमेंट से छोटा है x, उस केस में j को उठाकर यहां लाए हैं, ठीक। अगर मान लो x का वैल्यू इक्वल तो नहीं है, यहां ही पता चल गया है, और लेस भी नहीं है, मतलब कि इसके इल्स पार्ट में सीधा ही लिख लेंगे क्या, मतलब अगर इक्वल नहीं है, लेस नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर हुआ, मतलब कि राइट साइड में जाना चाहिए। तो राइट में जाने के लिए क्या करेंगे, i इक्वल टू मिड प्लस 1, i इक्वल टू क्या करेंगे, i इक्वल टू मिड प्लस 1। अगर इससे मिड से छोटा नहीं है तो j को नहीं लाएंगे, j जहां है वहां ही रहेगा, i को लेकर चले जाएंगे, j जहां है वहां ही रहेगा, i को यहां लेकर चले जाएंगे मिड से आगे, मतलब कि i से j, i यहां है, j यहां हो गया। मतलब कि ओरिजिनल जो एरे है उस एरे में ही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग i j को पॉइंटर को मूव करते रहेंगे। अगर मिड से छोटा एलिमेंट है तो j को मिड के जस्ट पहले लाकर बिठा दिए तो हम लोग का एरे यही बन गया। अब यहाँ पर ही व्हाइल लूप काम करेगा, ये जो व्हाइल का कंडीशन है जो यहाँ पर ही काम करेगा। और अगर मिड के एलिमेंट से ज्यादा बड़ा है मेरा एलिमेंट तो i को उठाकर यहाँ लेकर चले आएंगे, i का वैल्यू को मिड प्लस 1 कर देंगे, फिर राइट साइड में काम करेगा, वही व्हाइल लूप काम करते रह जाएगा। समझ रहे हो बात? तो यही हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में एक रिटर्न कर लिए, जो भी वैल्यू आया रिटर्न कर लिए। क्या, जब i इक्वल टू j हो जाएगा ना तो रिटर्न i कर लिए। क्यों? क्योंकि i इक्वल टू j जब होगा तभी तो व्हाइल लूप से बाहर आएगा। ये जो कंडीशन है, जब तक i इक्वल टू j ना हो जाए तब तक ये पूरा कंडीशन बार बार रिपीट होते रहेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप है, बार बार रिपीटेशन करेगा जब तक कि एक कंडीशन टिल गेट फॉल्स, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एक व्हाइल लूप लगाकर यही काम हम लोग कर लिए ना जो रिकर्सन में वहां कर रहे थे। जो रिकर्सन में कर रहे थे, एक स्मॉल प्रोडक्ट तो स्मॉल यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइल लूप है, बार बार बाई टू कर रहे हैं। टाइम इसमें कितना लगेगा, बार बार बाई टू कर रहे हैं। टाइम यहां पर लॉग एन टाइम तो लगेगा, टाइम तो लॉग एन लग जाएगा यहां पर, मतलब कि टाइम अभी भी नहीं सेव हुआ है क्योंकि टाइम लॉजिक पर डिपेंड कर रहा है। सेम लॉजिक हो ना, लॉजिक तो यहां भी सेम ही है ना। जैसे रिकर्सन में हम लोग लेफ्ट राइट जा रहे थे, सेम यहां नॉन रिकर्सन में भी हम लोग लेफ्ट राइट जा रहे हैं। ये क्या है, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, यहां लिख लो। ये क्या है, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है। तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में भी टाइम इक्वल टू क्या हो गया, बिगो लॉग एन हो गया। टाइम सेम ही रह गया। क्यों? क्योंकि जो काम रिकर्सिव प्रोग्राम में हम लोग कर रहे थे वही काम नॉन रिकर्सिव में भी कर रहे हैं हम लोग। ऐसे टाइम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्टैक का स्पेस चेंज हो गया। स्टैक में देखो फंक्शन कॉल कितना है, एक ही फंक्शन कॉल है ना, मतलब कि स्टैक का साइज बिगो 1 आ गया। जो स्टैक का साइज लॉगिन लग रहा था, वहां पर वो स्टैक साइज है जो बिगो 1 आ गया। तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखकर हम लोग स्टैक स्पेस को मिनिमाइज तो कर दिए। और कब पॉसिबल है ये चीज, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना कब पॉसिबल है, जब हम लोग का प्रोग्राम है जो टेल रिकर्सिव रहे।
अब टेल रिकर्सिव का डेफिनेशन एक लिख लो, टेल रिकर्सिव का प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, कहीं पूछा जा सकता है बोर्ड में या कहीं भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी या फिर और भी कहीं कुछ कंडीशंस पूछा जा सकता है कि टेल रिकर्सिव और नॉन टेल रिकर्सिव दो चीज होगा। तो टेल रिकर्सिव का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है, यहां पर लिख लो, क्या? टेल रिकर्सिव। टेल रिकर्सिव का मीनिंग क्या है? मतलब इसका क्या है? while backtracking or returning, no work required or not combine a step of divide and conquer required। यही हो गया टेल रिकर्सिव। और नॉन टेल रिकर्सिव का मतलब क्या हो गया? नॉन टेल रिकर्सिव का मतलब क्या हो गया कि while returning having work, इसका जस्ट अपोजिट मतलब क्या? while backtracking combine work required। लेकिन सिंपल मीनिंग जानो इसका, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। सिंपल मीनिंग जानो कि टेल रिकर्सिव का मतलब क्या है कि एक फंक्शन कॉल के बाद दूसरा फंक्शन कॉल नहीं आएगा इल्स पार्ट में। अगर एक फंक्शन कॉल के बाद दूसरा फंक्शन कॉल पैरेलल में आ रहा है तब वो नॉन टेल रिकर्सिव होगा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन कॉल किए हैं उसके बाद एक और फंक्शन कॉल किए हैं, तो पहले वाले फंक्शन कॉल का डेटा हमको जरूरत पड़ेगा ना बाद में, जस्ट बाद में कॉल किए तो जब लौटेंगे दूसरा फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करके तो पिछले का डेटा को देखेंगे ना। जैसे ही पिछले के डेटा को देख लिए मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे। डेटा देखने का मतलब क्या है? उसके आउटपुट पहला वाला जो, मान लो यहां पर एक फंक्शन कॉल हुआ, इसके जस्ट बाद में एक और फंक्शन कॉल किए, तो इसके बाद इसको कॉल किए हैं मतलब कि इससे हम मेरा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, तभी इसके बाद में यहां पर गए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाद फिर बैक यहां पर आएंगे तो इसके आउटपुट को देखेंगे ना। आउटपुट को देखने का मतलब क्या है? आउटपुट को देखने का मतलब क्या है? कुछ ऑपरेशन करेंगे मतलब कि रिटर्निंग के टाइम में काम हो गया ना, यही है ना। व्हाइल बैक ट्रैकिंग कंबाइन वर्क रिक्वायर्ड, या फिर वर्क रिक्वायर्ड बोल सकते हैं सीधा। तो फंक्शन के बाद में फंक्शन आ गया तो नॉन टेल रिकर्सिव है। और यहां क्या है कि अगर फंक्शन है उसके बाद में नो फंक्शन, एक फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद में फंक्शन नहीं आएगा। हाँ, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्या कि एक फंक्शन है उसके बाद इल्स है और एक और फंक्शन है, ये फंक्शन के बाद फंक्शन नहीं काउंट करेंगे। यहां पर फंक्शन के बाद फंक्शन काउंट मत कर लेना, समझ रहे हो बात? अरे भाई, दो फंक्शन के बाद बीच में अगर इल्स लगा हुआ है, इल्स का मतलब क्या होता है कि या तो पहला को करो या तो दूसरे को करो, दोनों नहीं करना है ना। लेकिन यहां पर दोनों ही करना कंपलसरी होगा। तो एक फंक्शन कॉल के बाद अगर दूसरा फंक्शन कॉल आ जाए तो नॉन टेल रिकर्सिव बोलेंगे, और फंक्शन कॉल के बाद में कोई फंक्शन नहीं आए तो टेल रिकर्सन बोलेंगे। और इसमें क्या है, जो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम पॉसिबल, इसमें क्या है? टेल रिकर्सन में क्या है? टेल रिकर्सन में क्या है? टेल रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या होगा? नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम पॉसिबल, जिससे कि हम लोग स्टैक स्पेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और नॉन टेल रिकर्सन में क्या है
इसमें भी स्टैक स्पेस को सेव करने के लिए हम लोग नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम तो लिख सकते हैं, लेकिन स्टैक स्पेस सेम ही रह जाएगा, क्योंकि जितना फंक्शन कॉल करना है वो सब फंक्शन कॉल अब हमको लिख के करना होगा, क्योंकि स्टैक होगा जो स्टैक में रिकर्सन के थ्रू ऑटोमेटिकली पुश ऑपरेशन हो रहा था, ऑटोमेटिकली पॉप ऑपरेशन हो रहा था। पुश पॉप कभी प्रोग्राम में लिखे थे क्या? मैक्स और मिन में कभी पुश पॉप हम लिखे हैं एक बार भी? तो स्टैक में जो फंक्शन कॉल होता है उसको पुश बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन, जो स्टैक में फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर चला जाता है। तो ये जो पुश और पॉप ऑपरेशन है, अगर हम लोग चाहेंगे नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम का, अगर नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना चाहेंगे, बिना रिकर्सन के प्रोग्राम लिखना चाहेंगे, वो प्रोग्राम लिखना बहुत ही लेंदी होगा, उसके बावजूद में स्टैक स्पेस सेव नहीं होगा। स्टैक स्पेस उतना ही लगेगा, स्टैक स्पेस को सेव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्यों सेव कर लिए? सिंपल मीनिंग जानो, सेव इसलिए कर लिए कि एक फंक्शन कॉल किए यहां पर, फिर दूसरा यहां पर ही कर लिए, तीसरा यहां पर ही कर लिए। क्यों? क्योंकि जान रहे थे कि पहले जो फंक्शन कॉल किए हैं उसका जरूरत नहीं है, अब उसकी आउटपुट चाहिए ही नहीं। जबकि यहां पर क्या है, पिछले वाला का आउटपुट का जरूरत है। अगर जरूरत है तो हम लोग स्टोर करके रखेंगे, तो कहीं और स्टोर करने के बजाय क्या करेंगे, कहीं और स्टोर ना करके स्टैक में ही स्टोर कर लेते हैं हम लोग। जो स्टैक होता है, जब फंक्शन कॉल होता है, यहां ही स्टोर कर लेंगे। ऐसे क्या है कि फिर से इस आउटपुट को कहीं और ले जाकर स्टोर करो, क्या फायदा? स्टोर तो करना ही है, स्पेस तो यहां भी लगना है, तो यहां ही स्टोर कर लिए। फिर इसलिए अलग एक जो स्टैक एलोकेट हुआ एक फंक्शन को इसके पास रहता है, और एक नया फंक्शन ऊपर में आता है, क्योंकि इसके आउटपुट को स्टोर करके रखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए यहां पर टेल रिकर्सन में क्या है कि पिछले वाले जो फंक्शन कॉल हुआ है उसका आउटपुट का जरूरत ही नहीं है, तो नहीं जरूरत है उसको हटा दिए, तो सेम स्पेस को यूज कर लिए। यहां पर पिछले वाले का जरूरत होता है, क्योंकि जब बैक होंगे तो कंबाइन स्टेप वहां पर होगा, तो कंबाइन में पिछले वाले की आउटपुट को हम लोग देखेंगे, कुछ उसके साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ ना कुछ करेंगे। तो टेल रिकर्सिव और नॉन टेल रिकर्सिव अच्छे से याद रखना। टेल रिकर्सन का मतलब सिंपल सोचो, तो टेल रिकर्सिव हुआ मतलब कि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना उसके लिए आसान है, और स्टैक स्पेस को सेव करेगा। अगर सेव कर रहा है स्टैक स्पेस को, मतलब क्या है कि फंक्शन के बाद फंक्शन कॉल नहीं हुआ होगा, बैक ट्रैकिंग में कोई काम नहीं रहा होगा। ये हो गया टेल रिकर्सिव। और नॉन टेल अपोजिट उसका कर लो कि बैक ट्रैकिंग में काम रहा होगा, एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन आया होगा। नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे तो स्टैक स्पेस सेव नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? ये सब चीज नॉन टेल रिकर्सिव में आ गया। तो इसीलिए यहां पर बाइनरी सर्च में हम लोग बहुत सारा चीज सीखे हैं। बेस्ट केस वर्स्ट केस भी देख लिए इसके बहाने हम लोग, और टेल रिकर्सन भी देख लिए क्या है नहीं है। तो मेनली बाइनरी सर्च में ही था, और कुछ ऐसा तो नहीं है। मेजर चीज नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिखना बता ही दिए, कैसे लिखेंगे। हाँ, अब इसमें क्वेश्चंस है कुछ, तो कुछ क्वेश्चन देख सकते हो कि कहां पर बाइनरी सर्च लगता है। बाइनरी सर्च कहां पर लगता है क्वेश्चन देख सकते हो। मान लो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे पता चलेगा कि बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं? तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले, बुक से मिले या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे, कहीं से भी सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। बेसिक जो थ्योरी है, कंसेप्ट है बाइनरी सर्च का, वो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उस प्रैक्टिस से क्या होगा, उस प्रैक्टिस से ज्यादा फ्लुएंसी आएगा। मतलब क्या, एक्यूरेसी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगा,
और कौन से क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाना है ये चीज समझ जाओगे। तो क्वेश्चन देखकर सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज करना है, डायरेक्टली दिमाग में हिट करा कि अच्छा यहाँ बाइनरी सर्च से सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन इसीलिए बनाना जरूरी है। तो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल सोचते हैं क्या, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, array A of size n, array A of size n, ठीक, size n stored P एंड Q, मतलब कि एरे ए है ऑफ साइज n, जिसका साइज n है, स्टोर किया हुआ है क्या, P अल्फाबेट स्टोर किया हुआ है और Q अल्फाबेट स्टोर किया हुआ है। समझ रहे हो। अब इंटेजर टाइप एरे में क्या है, इंटेजर टाइप रहता है तो नंबर डाल देते हैं, अब कैरेक्टर डाल रहा है तो कैरेक्टर टाइप एरे है, साइज डिफर करता है, बस वही जान लो। यहाँ के ये सब क्या है, कैरेक्टर इसको बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से डिटेल में बताएंगे ये चीज, अभी बेसिक जान लो कि ये P है तो कैरेक्टर है, Q है तो कैरेक्टर है। तो मान लो कैरेक्टर टाइप एरे है, ठीक, P और Q स्टोर किया हुआ है एरे A में। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि P is P and stored P and Q which are, जो कि which are continuous, that is कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है बता रहा है, फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली P एंड देन Q टिल एंड। मतलब क्या बोल रहा है ये, अब इसको बनाते हैं, डायग्राम पहले बना लेते हैं किस तरीके का ये दिखेगा। आखिर एरे ए है ना, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, समझते हैं इसको क्या है। एरे ए ऑफ साइज n है, एक एरे है, एक एरे है, एरे ए है जिसका साइज कितना है, साइज n है, साइज n है। मान लो यहाँ I है और यहाँ J है, हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग अपना डिफाइन कर लेते हैं, और इसका साइज कितना है, n साइज है, ठीक है। स्टोर्ड P एंड Q, जिसमें कि P और Q है, किस तरीके से स्टोर्ड किया हुआ है वो भी बताया है आगे। क्या है, P एंड Q विच आर कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस है। P और Q स्टोर तो किया हुआ है और कंटिन्यूअस वे में स्टोर किया हुआ है। कैसे भाई, कंटिन्यूअस क्या मतलब है बताया है क्या, कंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है इसका, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली P, मतलब स्टार्टिंग से केवल P है, एंड देन Q टिल एंड, उसके बाद P के बाद में Q है जो लास्ट तक है, जो लास्ट तक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट Q। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट Q, मतलब पहला Q का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो देखो P यहां से P P P P, यहां से Q स्टार्ट हुआ है,
क्यू स्टार्ट हुआ है, हम लोग को ए वाले क्यू का पोजीशन फाइंड आउट करना है। अभी पोजीशन पता है क्या? अभी नहीं पता है। ये तो हम लोग देख पा रहे हैं इसलिए देख रहे हैं कि यहां से क्यू है। एरे तो सिस्टम में स्टोर्ड है, सिस्टम को नहीं पता है। अब पहला क्यू का पोजीशन को फाइंड आउट करना कर रहा है, तो फर्स्ट वाले क्यू का पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तरीका तो क्या है कि यहां से स्टार्ट करें, अगर लीनियर सर्च करें हम लोग, लीनियर सर्च अगर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? पहले वाले आई के वैल्यू में जाएंगे, देखिए क्यू है कि नहीं, नहीं है, दूसरे में जाएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे, फिर फोर्थ में जाएंगे, ऐसे जाते जाएंगे। मान लो क्यू यहां तक पी रहता, केवल यही दोनों में क्यू रहता, केवल लास्ट के दो प्लेस में ही अगर क्यू होता, अगर ऐसा केस बनता, अगर लास्ट के दो में ही रहता तो लीनियर सर्च में कितना टाइम लगता? पूरा यहां से लास्ट तक जाना पड़ता ना, तो कितना टाइम लगता? टाइम लगता बिगो एन टाइम लग जाता। मान लो क्यू ये दोनों में ही केवल रहता, यहां से पी रहता यहां तक, एन टाइम लग जाता ना। समझ रहे हो बात को? मान लो यहां बना लेते हैं, मानना क्या, लो बना ही लिए कि यहां क्यू है ना, ऐसे हटा दो इस सबको, बस यहां पर क्या किए, पी कर लिए, लो सब में पी है, क्यू यहां से स्टार्ट है मान लो, तो यहां से जाने के लिए इंड तक पहुंचना पड़ता ना इसको, तो ये लीनियर सर्च में इतना टाइम लगता। अब बाइनरी सर्च देखते हैं इसमें पॉसिबल है कि नहीं। तो बाइनरी सर्च पॉसिबल है कि नहीं देखते हैं। तो बाइनरी सर्च का बेसिक चीज क्या है? बाइनरी सर्च का बेसिक प्रिंसिपल है क्या? डिवाइड एंड कनकर एल्गो पर ही काम करता है। तो डिवाइड एंड कनकर एल्गो में क्या है? स्मॉल है कि नहीं? स्मॉल नहीं है, आई यहां है, जी वहां, स्मॉल नहीं है, काम खत्म। मतलब प्रॉब्लम लार्ज है। लार्ज होने में क्या करता है? डिवाइड करता है। डिवाइड करेगा कैसे? आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको मिड में ब्रेक करेगा और एक जगह अपना पॉइंटर फिक्स करेगा मिड। बाइनरी सर्च का काम यही है, मिड में चला जाता है, मिड पर गया। अब मिड में जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेगा क्यू से, पहला क्यू ही चाहिए ना, पहला क्यू चाहिए ना, तो मिड में जो एलिमेंट है उसको क्यू से कंपेयर किया और क्या देखा कि मेरा एलिमेंट क्यू यहां पर है कि नहीं है। अभी है, नहीं है। मिड में देखा तो मिड में नहीं था, तो क्या किया, एक और कंपैरिजन करेगा कि क्यू नहीं है, इसके जस्ट आगे में है क्या, तो मिड प्लस 1 में भी कंपेयर कर लिया, एक और कंपैरिजन लगेगा। मान लो मिड प्लस 1 में भी दिखा यहां भी क्यू नहीं है, तब क्या कर दिया, जान गया कि स्टार्टिंग से तो कंटिन्यूअस पी है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मतलब कि यहां पर पी है तो इसके पहले क्यू नहीं हो सकता है, ये बात पक्का है। मतलब क्यू जब भी होगा इसके बाद ही होगा, मतलब कि इसके राइट में जाना है। तो क्या किया, यहां से मिड प्लस 1 से जे तक के लिए फिर से बाइनरी सर्च लगा लिया। ये मिड प्लस 1 से यहां पर क्या है, यहां मिड प्लस 1 हो गया और यहां जे हो गया। मिड प्लस 1 से जे तक में फिर से बाइनरी सर्च लगा लिया, फिर से इसको और इसको ऐड करके ये मिड निकालेगा, एक नया मिड निकालेगा, ये मिड को कंपेयर करेगा, ये वैल्यू को कंपेयर करेगा, नहीं है फिर यहाँ पी है, क्यू चाहिए, यहाँ नहीं है, नेक्स्ट वाले को देखा यहाँ क्यू मिल गया, रिटर्न कर दिया पोजीशन। मतलब कि बाइनरी सर्च अगर लगाएंगे तो बाइनरी सर्च में क्या हो गया, टाइम हम लोग को कितना लगा, बार बार मिड ले रहे हैं तो टाइम बिगो लॉग एन ही लगा ना, तो बाइनरी सर्च के थ्रू आसान बन गया ना ये क्वेश्चन। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन रहेगा, जान लो क्वेश्चन जो होगा इस टाइप का ही होगा। करना क्या है, मिड में जाना है, राइट लेफ्ट जो भी करना है इस तरीके से ही देखना है। समझ रहे हो बात को? मान लो बोल देता क्या कि एरे का साइज नहीं गिवन है,
ये जो है एरे ए ऑफ साइज n है, ये साइज ही नहीं गिवन है। बस एरे ए स्टोर्ड p एंड q which are continuous that is from starting p and then q till in मतलब मेमोरी में कहीं तक भी q है। तो पहला q का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो अगर ऐसा रहता, साइज नहीं, समझो अच्छे से, अगर एरे का साइज गिवन है तब तो मिड फाइंड आउट कर लोगे आसान से। क्या भाई, i प्लस जे बाई 2। अब मिड नहीं गिवन है मतलब कि जे नहीं गिवन है ना, ये एरे कहीं तक भी चलते जाएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, इंड नहीं है ना। तो स्टार्टिंग और इंड दोनों चाहिए होता ना मिड निकालने के लिए। मिड इक्वल टू क्या होता है, i प्लस जे बाई 2। अब जे नहीं गिवन है तब क्या करोगे, बाइनरी सर्च लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो अलग तरीके से बाइनरी सर्च को लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले i इक्वल टू 1 में कंपेयर करेंगे। कंपेयर किए, एलिमेंट मेरा नहीं मिला, यहां पर p है, हमको चाहिए था q, नहीं मिला। 1 में कंपेयर किए, इसके बाद इसका 2 टाइम्स हम कर लेंगे, ट्वाइस ऑफ i कर लेंगे। मतलब कि अब 2 के लिए सर्च किए, यहां भी नहीं मिला है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका 2 टाइम्स फिर से करेंगे। 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4 हो गया। अब 4 में चले आए, 4 में भी नहीं मिला। अब 4 इंटू 2 कितना हुआ, अब 8 में चले आए। देखो यहाँ 4 है, 5 6 7 8, मतलब यहाँ चले आए, 8 में चले आए, 8 में भी नहीं मिला। तो क्या करेंगे, 8 के बाद ऐसे करते 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 हम लोग आ गए 16 में, इंटू 2 करते जा रहे हैं। समझ रहे हो, i से शुरू किए हैं, अगर i में नहीं मिला, i इक्वल टू 1 में शुरू किए, नहीं मिला, 1 इंटू 2 2 पर आए, वहां देखे, फिर 2 इंटू 2 4 पर आकर चेक कर लिए q है कि नहीं है, यहां भी नहीं मिला, इंटू 2 करके 8 पर आए, यहां भी नहीं मिला, इंटू 2 करके 16 पर ले आए। यहां पर तो q मिल जाएगा ना, क्योंकि q यहां से ये देखो स्टार्ट हो चुका था, q यहां से ये स्टार्ट हो चुका था। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो q मिल जाएगा ना, क्योंकि q क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस वाला चीज तो अभी भी है, कंटिन्यूअस तो है ही, मतलब एक बार q स्टार्ट होता है तो इंड तक q ही रहता है। तो अब 16 पर मिल गया है q, तो क्या देखेंगे कि इसके जस्ट पहले क्या है, इसके जस्ट पहले 16 माइनस 1। 16 माइनस 1 में अगर मान लो एक वेरिएबल लेकर चलते हैं, कि मान लो एक वेरिएबल p ले लेते, ठीक, या p यहां है ना, मान लो p नहीं लेकर यहां पर ऐसा करते b वेरिएबल ले लेते। चलो b वेरिएबल लिए, b इक्वल टू 1 में देखे, b इक्वल टू 1 इंटू 2 की, तो 2 में देखे, b यहां फिर चलाया, 4 में चलाया b, फिर यहां b चलाया, फिर यहां b चलाया। अब b का वैल्यू ये है, तो b माइनस 1 में देखेंगे क्या कि q है कि नहीं है। मान लो b माइनस 1 में q नहीं रहता, मान लो यहाँ p रहता, तब क्या करते, हम लोग b के वैल्यू को ही रिटर्न कर लेते। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट पहले p है, तो पहला q तो यही है भाई। ओके, फर्स्ट q का ही पोजीशन चाहिए ना, फर्स्ट q का पोजीशन चाहिए, तो पहला q तो यही है। अगर इसके जस्ट पहले p है तो, लेकिन मान लो इसके जस्ट पहले p नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि q है, तो p नहीं है ना, q है। इसके जस्ट पहले b माइनस 1 में b है, तो b माइनस 1 जो यहां पर हुआ, b माइनस 1 में भी ये कंपेरिजन किए हम लोग, b माइनस 1 में p नहीं मिला हम लोग को। मतलब क्या है कि यहां पर b का जो वैल्यू है, b जो पॉइंटर है यहां पर, b पहला q का पॉइंटर नहीं है, अब पहले है। कितना पहले होगा, कितना पहले होगा, 8 पर तो हम लोग देख चुके थे ना कि q नहीं है, तो 8 और 16 के पहले ही कहीं ना कहीं q स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बोल रहे हैं 16 पर q है, 16 के एक पहले भी q है, और 8 पर q नहीं है, 8 पर p ही है, मतलब इसके बीच में ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। अब तो हम लोग को लिमिट मिल गया ना 8 से 16 के लिए, अब तो हम लोग को लिमिट मिल गया ना कि अब हम लोग को इतना दूर में ही सर्च करना है। यही लिमिट का ना आदत बना हुआ था, यही लिमिट का ना आदत बना हुआ था जी बाइनरी सर्च में, कि i प्लस जे बाई 2 करके मिड निकालते थे। पहले स्टार्टिंग में लिमिट नहीं था, तो इंटू 2 करके चले गए, यहां पर पहुंच गए हम लोग।
फिर उसके बाद में जब यहाँ मिल गया है, अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हम लोग को, एंडिंग पॉइंट मिल गया, पता चल गया कि इसके बीच में ही है। यहाँ पर आई को फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पर जे को फिक्स कर लेते हैं, बस मिड निकालने वाला काम करते रहो। आई प्लस जे बाई 2 मिड कहीं यहाँ आएगा। यहाँ पर मिड में देखेंगे कौन सा है, इसके जस्ट पहले एक बार कंपेरिजन और कर लेंगे कि अगर पी रहेगा तो मिड वाला ही रिटर्न करेंगे, अगर यहाँ पर पी नहीं है, यहाँ भी क्यू है, तो इसके लेफ्ट में चले आएंगे, मतलब कि मिड -1 आई से लेकर मिड -1 तक काम करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही चले आएंगे। अब यहाँ पर कितना टाइम लगा, सिंपल सोचो, जब आई प्लस जे बाई 2 करते हैं तो अगर n बाई 2 बार बार करते हैं तो n बाई 2 पावर k बनता है, n बाई 2 पावर k बनता है, तो कितना टाइम लगता है 1 होने में, log n टाइम लगता है, log n टाइम लगता है ना। तो यहां भी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर रहे थे, मतलब कि 2 पावर k ही कर रहे थे ना। 2 पावर k कहां पर पहुंचा हम लोग का, n पर लगभग पहुंचा, n पर पहुंचा, जहां भी गए लास्ट वाले को n मानते हैं, टोटल साइज लेते हैं n अगर, तो यहाँ भी 2 इंटू 2 इंटू करते गए, 2 पावर k इक्वल टू n, वही तो यहाँ भी बनता है, n बाई 2 पावर k इक्वल टू 1, लास्ट में 1 आता है, सिंगल एलिमेंट आता है 1, तो n बाई 2 पावर k इक्वल टू 1 में 2 पावर k को इस साइड ले जाएंगे तो n इक्वल टू 2 पावर k ही बनता है ना। तो यहाँ भी देखो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 1 इंटू 2, फिर पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, यहाँ पर पावर k इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, इंड तक जाएगा, मतलब कि n तक जाएगा, तो 2 पावर k इक्वल टू n बन गया ना। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर भी k का वैल्यू क्या आएगा, वही चीज log लेंगे, k का वैल्यू यहाँ पर भी log n ही आएगा ना। मान लो एक log n हुआ, फिर यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से जब यहाँ के लिए इंटरनली यहाँ बीच में मिड लेकर जा रहे हैं, फिर यहाँ भी मान लो एक और log n सही, एक और log n सही, क्या फर्क पड़ता है log n रहे या 2 log n रहे, बात तो एक ही है, log n ही होना है इसको, क्योंकि हम लोग तो लिखने वाले हैं सिम्प्टोटिक नोटेशन में लिखने वाले हैं, मतलब कि टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, बीगो log n ही लगेगा। तो बाइनरी सर्च में ही है ना, बीगो log n टाइम में बनता है ना। जान लो 2 टाइप का क्वेश्चन ही पॉसिबल है। एक क्वेश्चन में आई और जे गिवन होगा, मिड लेकर बार बार काम करना पड़ेगा, मिड में कंपेयर करना पड़ेगा, इससे लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, और लॉजिकली सोचना है वहां पर कि कंपैरिजन कैसा होना चाहिए, किससे कंपेयर किसको करना है, ये चीज दिमाग में होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है उस लॉजिक पर डिफाइन होगा, एक जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि आई और जे गिवन होगा, बार बार मिड फाइंड आउट करना होगा। दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग आई गिवन होगा, जे नहीं गिवन होगा, तो इंटू 2 करते जाना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। 2 ही वैरायटी बाइनरी सर्च में आएगा, मेनली इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है। बस बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, हो गया काम खत्म। यही बाइनरी सर्च है पूरा, इससे आगे और कुछ नहीं मिलेगा बाइनरी सर्च में। इसी में कुछ अलग ऐसा जोर जोर के क्वेश्चन बनते रहे, क्वेश्चन तो बन ही सकता है, इन्फिनिट क्वेश्चन नंबर बन सकता है, लेकिन मोस्टली टाइप ऑफ क्वेश्चंस यही रहेगा। अब मान लो ऐसा एक क्वेश्चन रहे, एक एरे है, कुछ एलिमेंट है, बोल दिया क्या कि एक एलिमेंट a प्लस बी इक्वल टू कुछ सम है या फिर ग्रेटर देन 100 है। अगर तो क्या करेंगे इस केस में, अगर इक्वल टू सम अगर करना है तो पहला एलिमेंट को यहां फिक्स करेंगे, दूसरे वाले को बाइनरी सर्च में पहले यहां लेंगे, फिर राइट जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। अगर नहीं मिल पाया तो फिर पहला एलिमेंट को यहां फिक्स करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर यहां फिक्स करेंगे, फिर वही काम करेंगे। मतलब कि पहला एलिमेंट यहां था तो log n टाइम लगा दूसरे वाले को रोटेट करने में, फिर यहां आया फिर से log n लगा, यहां आया फिर से log n लगा। इसका मतलब क्या हो गया, n टाइम्स log n लगा है।
अगर दो वेरिएबल यहां पर है तो एंड ए को यहां फिक्स कर दिए तो बी को रोटेट कर रहे थे, फिर ए को यहां लाए, फिर बी को रोटेट किए, तो ए प्लस बी अगर दो वेरिएबल था तो कितना लगा, n टाइम्स log n लगा, मतलब कि n log n लगा। अगर मान लो यहाँ तीन वेरिएबल होता, a प्लस बी प्लस सी होता, तब क्या लगता, n a स्क्वायर log n लगता। अगर यहाँ पर चार वेरिएबल होता तब क्या लगता, n क्यूब बन जाता। समझ रहे हो? अगर केवल ग्रेटर देन ही यहाँ पर ग्रेटर देन 100 रहेगा तब क्या कर सकते थे कि बाइनरी सर्च ना लगाकर, अगर ग्रेटर देन ही है, अगर सॉर्टेड एरे मान लो ये है गिवन है, सॉर्टेड एरे अगर गिवन है, क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है, हमको पता है कि सॉर्टेड है अगर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे लास्ट में है, उससे पहले इससे जस्ट छोटा है, बाकी सबसे बड़ा ये भी है, तो लास्ट में दो एलिमेंट को ही ऐड कर लेंगे और देखें कि ये दोनों का सम 100 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर 100 से ग्रेटर है दोनों का सम, मतलब कि सही है। अगर ग्रेटर नहीं है दोनों का सम, फिर और कोई भी दो नंबर लेंगे ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सबसे लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तब जब 100 से ग्रेटर नहीं हुआ है तो बाकी सब तो ये दोनों से छोटा ही है ना, तो बाकी सबको ऐड करने से कैसे ग्रेटर होगा। तो बस यही सब चीज है, कुछ भी लॉजिकली क्वेश्चन रहे ऐसा देख लेना और समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और समझ में आएगा अच्छे से। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज बताए हैं टाइम लिए हैं बताने में, इसलिए कि ज्यादा दिन तक याद रहे, अच्छे से समझ में आए, इसको वेस्ट नहीं होने देना, अच्छे से समझ लेना और अच्छा नंबर लाओ। और क्या, यही है। सही से पढ़ो, रिवाइज करो हर चीज को। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बताएंगे, हाँ ये भी जान लो कि नेक्स्ट में क्या बताने वाले हैं। अगला जो हम लोग का थर्ड बना है ना, डिवाइडेड करने का एप्लीकेशन में थर्ड नंबर है। अगला फोर्थ नंबर एप्लीकेशन जो है वो हम लोग बताने वाले हैं मर्ज सॉर्टिंग टेक्निक है। जो हम लोग बोल रहे हैं ना, एरे ए ऑफ साइज इन स्टोर्ड इन इतना, सॉर्टेड बोलते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं क्या, एक वर्ड बोलते हैं सॉर्टेड। जो बोलते हैं कि सॉर्टेड है मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये तो सॉर्टेड कहां से आया था, ये सॉर्टिंग किया कौन था, ये सॉर्टिंग करने का टेक्निक है मर्ज सॉर्ट, जो कि डिवाइड एंड कंकर का ये भी एप्लीकेशन है। मतलब कि डिवाइड एंड कंकर के थ्रू हम लोग सर्च भी कर सकते हैं और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सर्चिंग भी करेंगे या सॉर्टिंग भी करेंगे। तो सॉर्टिंग मर्ज सॉर्ट के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग।